सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। बहुत दिनों से जब से हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है कोरोना वायरस को लेकर, और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से भी नहीं छिपा। तो बस जितने दिन घर में बैठी उतने समय मैंने कुछ इसी चीज़ को, इस पूरी प्रोसेस को डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश की। और मैं ये वीडियो बहुत ही मन से बना रही हूँ, सिर्फ इसी शुभ भावना से कि जो भी इस वीडियो को सुने वो सिर्फ इसे सुने नहीं, अपने जीवन में पूरी तरह आप इम्प्लीमेंट करें। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही प्रयास है कि जब आप इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसे ये समझ लें कि आपके लिए उसे इम्प्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी है। इसको समझना पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इसे समझ लेंगे तो उसी काम के साथ आपके मन की ताकत लग जाएगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आत्मा का मूल ही मन है ना। तो जब हम किसी भी काम को मन से करने लगते हैं तो उसी काम को करने की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। इसलिए पहले हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात कि आज जब हमारे पास रिपोर्ट्स आई, जो भी पेशेंट्स कोरोना से सफ़र किए या फिर वो हील हो गए या ट्रीटमेंट के अंडर गए, कुछ ऐसे केसेस आए कि पता लगा कि एक छोटा सा बच्चा अंडर ट्रीटमेंट गया और वो चला गया। हाँ, लेकिन यदि दूसरी तरफ देखें तो कोई भी ऐसे कपल्स भी मिले जो 70-80 ईयर्स के थे पर वो हील होकर वापस आ गए, है ना। अब हमें यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन, ये साइन बताती है कि एज का हीलिंग के साथ क्या कोई रिलेशन है ना, क्या कोई रिलेशन है। या हमें ये साइंस में पढ़कर शायद हमें इन आंसर ना मिले, लेकिन मॉडर्न साइंस तो कहेगी कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर एक एजिंग का प्रोसेस डेवलप होता जाता है। तो इंसान जो भी एजेड हो गया उसके अंदर उसकी सारी जो उसकी शक्तियां हैं उसके शरीर को चलाने वाली वो कम हो गई, और वो इंसान अब किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए, बीमारी के लिए, हीलिंग पावर के लिए, सब में कम होती चली गई उसकी शक्ति। पर यदि यही सत्य होता तो 70 और 80 ईयर्स वाले लोग कैसे ठीक हो गए, है ना। और 13 ईयर वाला या छोटी उम्र में जाने वाले लोग क्यों इस दुनिया से चले गए। इसके लिए हमें हर चीज़ को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, पहले हम थोड़ा सा दुनिया से जान कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, पहले हम थोड़ा सा इसका आंसर शायद हमें मॉडर्न साइंस में आज की तारीख में ना मिले, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस हमें इस बात का जवाब देती है। स्पिरिचुअल साइंस हमें ये समझाती है कि हर आत्मा की अपनी एक शक्ति होती है, ठीक है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे कर्मों का सारा सब कुछ हम अपने साथ लेकर जाते हैं, ठीक है। और जो कर्म हम लेकर जाते हैं और जब हम उस चीज़ में उसमें रीबर्थ लेते हैं तो हमारा आत्मा सिर्फ एक सेल बनाती है हमारे अंदर, है ना। और उस सेल के अनंत मल्टीप्लिकेशन से हम ये पूरे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। फाइन। तो यहाँ पर जो एक पहली सेल बनी, वो पहली सेल किसने बनाई? वो पहली सेल बनाई आत्मा की शक्ति ने, ठीक। फिर आत्मा के साथ खाली उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? आत्मा के साथ जुड़ा है उसका मन, उसकी बुद्धि और उसके संस्कार, ठीक। मन, संस्कार को अपने बिहेवियर में लाके और उसे अपनी बुद्धि से एग्जीक्यूट करके हम हर पल क्या करते हैं? हम हर पल कर्म करते हैं। इसका मतलब बच्चा भी जब इस दुनिया के अंदर आता है तो वो एक अपना वैसा शरीर, अपना एक मन, बुद्धि और संस्कार वो लेकर आता है जो उसका पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है। अब उसने जो मन, बुद्धि और संस्कार अर्न किए वो अच्छे भी हो सकते हैं। मतलब संस्कार में क्या है कि एक अच्छे काम करने वाली एक पुण्य आत्मा भी हो सकती है जो बचपन से ही ऐसी हो, ठीक। और एक बचपन से ही एक ऐसी भी हो सकती है कि जिसके अंदर हर समय डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी हो। तो ये जो संस्कार हैं वो बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं, है ना। उसके अंदर ना उसे अच्छाई किसी ने सिखाई, ना उसे बुराई किसी ने सिखाई। कोई छोटे से बच्चे के अंदर एक चोरी की हैबिट हो सकती है और एक छोटे से बच्चे के अंदर किसी छोटे से जीव को बचाने की एबिलिटी हो सकती है। तो ये काम उससे हर पल जो कराता है, बच्चे से भी कोई कराता है। जब वो घुटने चलने लगता है तो कौन कराता है? वो उसका मन ही उससे कराता है।
ये मन उसने कहाँ से अर्जित किया? ये मन उसने अर्जित किया अपने पुराने जन्मों की यात्रा से, है ना। तो जब उसने मन किया, उसकी वैसी बॉडी बनी, तब उसके अंदर जब तक उसने अपना होश संभाला वो एक डिफरेंट कर्म करता चला गया। और जब उसने एक डिफरेंट कर्म किए तो वो एक जैसे जैसे वो कर्म करता चला गया वो एक एनर्जी बीइंग बन गया, एक डिफरेंट एनर्जी बीइंग बन गया। एक छोटा सा बच्चा भी यदि हर किसी के केयर करता है तो वो भी एक सुपर्ब एनर्जी बीइंग हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा यदि शुरू से लेकर एक बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, किसी की बात नहीं मानते, चोरी मार धाड़ ये सब करते हैं, तो यहाँ पर ये एजिंग का प्रोसेस आपको लगता है कि काम करने वाला है? नहीं करने वाला। लेकिन एक जो एजिड फैमिली है जिनकी 70 ईयर्स हो गई और पूरी लाइफ उन्होंने शायद दूसरों को जीवन में कल्याण करते करते ही बिताई हो, तो क्या आपको लग सकता है कि उन्हें कोई भी ऐसा वायरस ऐसे मुझे लगता है कि नहीं कर सकता। देखिए, पहले हमें इन सब चीज़ों को एक दूसरे आउटलुक से देखना होगा। हमें ये समझना होगा कि जब हम इस दुनिया में एक मानव शरीर, हमारी ये पूरी बॉडी बन जाती है, तो कुदरत की तरफ से हम क्या लेकर आते हैं और फिर वो आगे हमारी बॉडी कैसे एग्जीक्यूट होती है। हम कुदरत की तरफ से लेकर आते हैं एक आत्मा जो हमारे खुद का ही कार्मिक बॉन्ड है, और हमें उससे जो एक हमारी आत्मा की शक्ति, आज जो प्रेजेंट मोमेंट में शक्ति है या पिछले जन्मों में जो शक्ति थी, वो एक शक्ति जब हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमारे शरीर के अंदर ह्यूमन बॉडी का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना चाहिए कि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, एक बच्चा छोटा होता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, तो जब वो छोटे से लेकर ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेट में होता है, तब हम सब लोग एक चीज़ प्रगति की तरफ से कॉमन लेकर आते हैं। पहली कॉमन चीज़ कि हर इंसान के अंदर आत्मा प्रवेश करती ही है। मतलब जब एक नए जीव का निर्माण होता है तो उसमें आत्मा का प्रवेश करना हमें कुदरत की तरफ से मिलता है। दूसरी चीज़ जो हमें कुदरत की तरफ से मिलती है वो एक ऐसा मैकेनिज्म कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे हमारे अंदर एजिंग डेवलप होती जाएगी। जब बच्चा छोटा होता है और एक पर्टिकुलर एज तक जब वो ग्रोथ करता है, तो वो ग्रोथ किसकी होती है? वो ग्रोथ होती है उसकी बॉडी की। ठीक, लेकिन एक ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है कि जब तक उसकी ग्रोथ का एक टाइम पीरियड फिक्स है, वो पूरी एज ग्रोथ नहीं करता। लेकिन जब एक बार, इसको हम बोलते हैं जर्म लाइन सेल जब तक सोमैटिक सेल में कन्वर्ट होती है तब तक बॉडी में ग्रोथ का प्रोसेस होता है। ठीक, जब वो ग्रोथ होनी, फिर एक समय के बाद शरीर में ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, और उसके बाद सेम वही सेल जब दोबारा आगे नई सेल बनाती है, तो उस समय वहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है जैसे हम कहते हैं टीलोमियर शॉर्टनिंग। जैसा कि हमें सबको पता है कि हम सबके अंदर 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर होते हैं, राइट। और ये 3 बिलियन बेस पेयर में तो ये जो डीएनए है ये बेसिकली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। मतलब इस डीएनए के साथ हमेशा ही, क्योंकि ये हमारा जेनेटिक मेकअप है, ये हमारी पूरी फिजिकल बॉडी बनाता है, हम कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब कुछ निर्धारित करता है। तो इसलिए हमारा जीनोम, नेचर पूरी हमारे लाइफ स्पैन में उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। वो उसे कैसे प्रोटेक्ट करती है? वो उसे प्रोटेक्ट करती है जब प्रोटीन सेल के साथ, डीएनए के साथ बाइंड करते हैं और टाइट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, राइट। लेकिन ये जो हमारा डीएनए है उसके एंड्स पे, मतलब हमारे शरीर में जो डीएनए है वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। और क्रोमोसोम्स भी कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स के जो एंड टर्मिनल सीक्वेंस होती है उसको हम टीलोमियर कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जब बच्चा होता है और जब वो डेवलप करता है, एक बार दूसरा मैकेनिज्म काम करता है। मतलब ठीक है, हमारी फिजियोलॉजी उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को एक दूसरे मैकेनिज्म से रेगुलेट करती है। पर जब एक बार सेल मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तब ऑटोमेटिकली ऐसा मैकेनिज्म है कि डेवलपमेंट हमारे शरीर में रुक जाता है, और उसके बाद हर डिवीजन के बाद हमारी सेल में ये टीलोमियर जो क्रोमोसोम के एंड्स पर होता है ये हर बार शॉर्ट होने लगता है। तो जैसे जैसे हमारे सेल के अंदर, आपको पता है ना कि हर सेल की अपनी एक लाइफ होती है। कोई भी सेल हम शरीर का उठा लें, अपनी एक लाइफ होती है, उसके बाद उसको डिके होना ही होना है। कुछ सेल की लाइफ कुछ दिन की होती है, कुछ की कुछ महीने की, कुछ की कुछ वीक्स की। तो इस तरह से लाइफ हर एक की अलग अलग है। इसी तरह से हमारा शरीर एक टाइम इंटरवल के बाद पूरी तरह बदलता चला जाता है। सो टीलोमियर की शॉर्टनिंग होने का ये मैकेनिज्म हम अपने साथ लेकर आते हैं, जो हर किसी को कुदरत की तरफ से मिलता है। ठीक, अब हमारे पास क्या मिला? यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि शरीर में एक नए जीव के बनते समय उसे जो कुदरत की तरफ से पूरा कुदरत की तरफ से मिलता है वो है आत्मा।
उसके बाद ये मैकेनिज्म, ये पूरा उसको मिलते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। उसको मिलता है एक मैकेनिज्म जिससे वो ग्रोथ होकर डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद जब वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है तब उसका डेथ की तरफ आगे बढ़ना मतलब नेचुरल है। तो डेथ भी एक नेचुरल फिनोमेना है सेल के अंदर, राइट। लेकिन क्योंकि आत्मा की 3 फैकल्टी हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, हमें फिर से यहीं आना होगा। तो यहाँ पर मन और बुद्धि से वो आत्मा पुराने जन्मों में क्या करती आई, और जब से उसने इस धरती पे आकर जन्म लिया तब उसने क्या करना शुरू किया। उसकी लाइफ की जर्नी इस दुनिया में आने के बाद एक दिन की भी हो सकती है, कुछ महीने की भी हो सकती है, कुछ सालों की भी हो सकती है, कई सालों की भी हो सकती है, फाइन। लेकिन कहने का मतलब है कि वो जितने समय भी जीवन रहता है वो जीवन के क्या कार्य कर रहा है, और वो उन कार्यों से जो कर्म करता है उसकी एनर्जी कम और ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तो आप यदि एक वायरस की बात भी करें, और यदि हम वायरस के किसी भी ह्यूमन के अंदर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप इसे ऐसे सोच के रखें कि हम सबको आज साइंस की भाषा में ये पता है कि हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक। और हम जो अंदर से हैं वो हमारी एनर्जी हमारे शरीर में एलिमिनेट होती है एक ऑरा की फॉर्म में, राइट। हम सबको पता है कि हम सबके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और वो वेव्स क्या हैं, वो हमारी आंखों से हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हम स्पेसिफिक डिवाइस से उन्हें सर्टेनली देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यदि आप जैसे भी एनर्जी बीइंग है, मतलब आप एक हाई एनर्जी बीइंग है या आप एक लो एनर्जी बीइंग है, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके एनर्जी ऑरा में, ठीक। अब हम यही चीज़ वायरस के लिए भी देखते हैं। वायरस भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, बट ये है कि वो अभी इनएक्टिव है। वो इनएक्टिव है लेकिन वो भी कुछ ना कुछ मैटर तो है ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई सब्टल बॉडी, उसके अपना केमिकल, कोई सब्टल बॉडी, उसके भी बॉडी का एक कॉन्स्टिट्यूशन तो है। वो बहुत छोटा ही सही लेकिन एक जीव तो है, तो उसके अंदर से भी तो एनर्जी रेडिएट होती होगी। तो यदि मेरे ऑरा के अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल होगा नहीं, राइट, और वायरस का जो अपना एक एमिटिंग हो रहा है वो भी एक एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, यदि हम इस दोनों एनर्जी को देखें तो क्या होता है, हमें आज पता है कि हर पार्टिकल के अपने 2 कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है पार्टिकल लाइक कैरेक्टर, एक है वेव लाइक कैरेक्टर, राइट। पार्टिकल लाइक कैरेक्टर क्या करता है, शरीर में मैटर का निर्माण करता है, जबकि वेव लाइक कैरेक्टर क्या करता है, वो आपको प्रोपेगेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब उसके एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है। तो आप यदि इस चीज़ को देखो कि वायरस को आज हम देख रहे हैं कि वायरस मतलब आँख के थ्रू, म्यूकस के थ्रू या नेजल के थ्रू एंटर कर सकता है, लेकिन मैं यदि आपको इसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि यदि आप खुद ही अपने आप में इतने स्ट्रांग हैं और आपका एनर्जी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो या तो वायरस आपको मानना है, और यदि आपके आते ही डाइल्यूट ना भी हुआ तो वो आपके अंदर यदि पेनिट्रेट भी कर गया तो वो इनर्ट रहेगा। ये बात हमें दादाजी ने भी बताई और मैं इस बात से ट्रूली एग्री भी करती हूँ। तो इसलिए आज हमें सिर्फ ये देखना है कि एजेड लाइफ में यदि एक इंसान कौन से कार्मिक अकाउंट करता चला गया, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आज उसके अंदर कितनी इनहेरेंट हीलिंग पोटेंशियल है, राइट। आपके अंदर जो हीलिंग पोटेंशियल है, वो हीलिंग पोटेंशियल को आप यदि एनर्जी के टर्म्स में देखो तो आपको पता चलेगा कि हीलिंग पोटेंशियल का एज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आज बुजुर्ग हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि ये टेलोमियर का जो मैकेनिज्म है ये कुदरत ने दिया था कि हमें समय के साथ साथ डिके की तरफ जाना है। लेकिन हीलिंग पोटेंशियल एक डिफरेंट पावर है। हीलिंग पोटेंशियल एक ऐसी पावर है जो आप अर्जित कर रहे हो, यू आर अर्निंग। आपने पूरी जिंदगी भर जो कर्म किए, उस कर्म से आपने उस एनर्जी को संचित किया ना, आपने उस एनर्जी जिसे उस कर्म से आपने उस एनर्जी को संचित किया ना, आपने उस एनर्जी को कहाँ संचित किया, भगवान ने आपको एक प्राण शक्ति दी। आप भूल जाइए कि आपके शरीर के अंदर ये एंटीबॉडीज हैं। आप ये मानिए कि आपके शरीर के अंदर भगवान ने एक मैकेनिज्म बनाया है जिसे प्राण शक्ति के रूप में दिया है। तो आप ये समझिए कि आपके प्राणों को बचाने वाली शक्ति आप ही के अंदर है, जिसे आज हम अपना इम्यून रिस्पॉन्स कह रहे हैं। फाइन। तो कभी आप सोच के देखिए, मॉडर्न साइंस आज इसका जवाब नहीं दे सकती कि बुजुर्ग लोग आज कैसे बच गए और छोटा बच्चा कैसे चला गया। लेकिन आप यदि स्पिरिचुअल साइंस के पाथ पे जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर ही सिर्फ इसका आंसर मिलेगा कि एक बुजुर्ग आदमी इंसान यदि पूरी जिंदगी एक अच्छे कार्मिक अकाउंट अर्न करता चला गया तो उसने जो ये कर्म से एनर्जी को संचित किया, वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी गई उसकी प्राण शक्ति के अंदर, ठीक है, आपकी उसके अंदर ताकत के अंदर। और वो प्राण शक्ति अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। तो वायरस वहां पर क्या करेगा? या तो वही बात है कि वो पेनिट्रेट ही नहीं करेगा, क्योंकि उनके ऑरा का जो हम ये देख का ऑरा
ऑब्वियसली वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो ऑरा है वो अपने आप में इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। ह्यूमन के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर हैं, राइट। तो आज हम प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आज हम चीज़ों को स्थूल रूप में देखते हैं। आज हम ये देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर वायरस है, ये एक आरएनए वायरस है, इसकी सरफेस के ऊपर एक लिपिड कोर है, फाइन। फिर हम ये देखते हैं कि वो हमारे शरीर में कैसे एंटर करता है। फिर हम ये देखते हैं कि हाँ, हमारे अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी लिपिड सरफेस है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लिपिड मार्कर, वो लिपिड मार्कर, ये उससे किया, और उसके बाद की पूरी कहानी उसके इंटीग्रेशन की, आरएनए वायरस की, उसका होस्ट के अंदर जाने की, उसके एम्प्लीफिकेशन की, फिर उससे और नए वायरस बनाने की पूरी कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन ये कहानी तो बहुत दूर की यात्रा है। आपको यदि चीज़ों को समझना है तो आपको सूक्ष्म रूप में पहले चीज़ों को देखना पड़ेगा कि बेसिकली किसी भी वायरस का आपकी ह्यूमन बॉडी के साथ रिलेशन क्या है, वो किसको अफेक्ट कर सकता है और किसको अफेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पर ये समझना है कि हम यदि पेनिट्रेशन की बात करें तो वायरस, यदि आप खुद में एक स्ट्रांग बीइंग है, राइट, या आपने अपने कर्म से फ्रिक्वेंसी जो अपने अंदर एनर्जी संचित की है वही उसका प्रतिफल है कि आपके अंदर कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म की देखिए अपनी एक वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसी है, उसके अंदर वो भी एक एनर्जी बीइंग है, तो आप भी एक एनर्जी बीइंग है। यदि उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं करती, देन मुझे नहीं लगता कि वो वायरस आपके अंदर जाकर, चाहे आप ह्यूमन होस्ट हो भी, तो भी वो एम्पलीफाई कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में एम्पलीफाई करेगा जो ऑलरेडी आज की तारीख में नेगेटिव है। पहला ये कंसेप्ट अभी मैं आपको दूसरा वीडियो में डिटेल में बताती हूँ। थैंक यू।